नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह आपके अपने चैनल एमक्यू एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मित्रों। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे थे मित्रों। हमने सामान्य परिचय में पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया था कि भाषा जो शब्द है ये कौन से मूल धातु से बना है, इसमें कौन सा प्रत्यय होता है मित्रों। उसके बाद हमने ये बात की थी कि भाषा जो शब्द होता है अपना कौन सा प्रत्यय होता है, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के आपसे पूछा जाएगा मित्रों, भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में, कौन सी अनुसूची में और कौन से भाग में इसका उल्लेख है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था मित्रों कि अपनी हिंदी भाषा जो है इसमें मूल संविधान में भाषाओं कितनी थी और वर्तमान में कितनी हैं। उसके बाद मैंने ये बताया था हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है और हिंदी भाषा का जन्म कौन सी भाषा से होता है। उसके बाद हम लोगों ने मित्रों इसमें आगे ये भी पढ़ा था कि भारतीय जो संविधान है इसमें कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है, ये बात भी हमने पढ़ी थी। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14, वर्तमान में 22 भाषाएं। इसके अंतर्गत हमने ये भी पढ़ा था कि राजस्थान हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था हिंदी भाषा जो है इसकी लिपि होती है मित्रों देवनागरी, और देवनागरी जो लिपि है इसका विकास होता है मित्रों ब्राह्मी लिपि से। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो होती है मित्रों वो होती है रोमान। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। और लास्ट में मैंने क्लास जो छोड़ी थी मित्रों वहां छोड़ी थी कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं मैं आपको बता चुका था। देवनागरी लिपि की जो विशेषता है मित्रों वो है नंबर 1, बाएं से दाएं लिखी जाती है। नंबर 2, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। नंबर 3, एक ध्वनि के लिए एक वर्ड निश्चित होता है। नंबर 4, एक ध्वनि के लिए एक वर्ड हो गया। नंबर 4, इसमें लिपि जो है मित्रों वो होती है वर्डो अक्षर समानता पाई जाती है। पांचवी जो है इसमें विशेषता वो है मित्रों शिरोरेखा का प्रयोग होता है। अगली विशेषता मित्रों इसके अंतर्गत आ जाएगी अपने, पहले स्वर वर्ण आते हैं बाद में व्यंजन वर्ण आते हैं। ये देवनागरी जो लिपि है मित्रों ये अन्य सभी लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि भी मानी जाती है। ये इसकी कुछ मुख्य विशेषता मैंने आपको बताई थी। आज मित्रों मैं आपसे जो बात करूंगा वो बात करूंगा हिंदी व्याकरण के विषय में। सबसे पहले मित्रों आप लोगों को ये व्याकरण शब्द समझना है। व्याकरण मित्रों, व्याकरण शब्द की अगर मैं चर्चा करता हूं आपसे कि व्याकरण शब्द कैसे बनाएं, इसमें कौन सा प्रत्यय कौन सा मूल है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा मित्रों। व्याकरण जो शब्द है मित्रों ये बनता है अपना वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट, और ल्यूट का जो शेष बचता है मित्रों वो बचता है अन। अब सुने, प्रश्न आता है यहाँ से कि व्याकरण जो शब्द है मित्रों इसके अंतर्गत उपसर्ग कितने होते हैं। तो ये ध्यान रखना इसमें ये दोनों मित्रों उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग व्याकरण शब्द में मूल धातु कौन सी है, तो ये मित्रों आप लोगों को मूल धातु करनी है। मूल धातु इसमें क्री होती है। क्री व्याकरण शब्द में प्रत्यय अगर आपसे पूछेगा तो मित्रों आप लोगों को इसमें ल्यूट या अन प्रत्यय निकालना है। दोबारा सुनेंगे, व्याकरण शब्द में मित्रों उपसर्ग यदि आपसे पूछता है तो इसमें दो करने हैं आपको। प्रश्न ऐसे आएगा व्याकरण शब्द में उपसर्ग हैं तो मित्रों दो करने हैं, एक तो वी एक आ। व्याकरण शब्द में मूल धातु पूछेगा तो आप लोगों को क्री निकालनी है। व्याकरण शब्द में यदि प्रत्यय पूछता है तो ल्यूट या अन निकालना है। आगे मित्रों मैं आपसे बात कर लेता हूं यहाँ पर एक छोटा सा, देखो उपसर्ग और प्रत्यय थोड़ा सा ध्यान से समझना। इनकी हम परिभाषा रटने लगे रहते हैं कि उपसर्ग पहले जुड़ता है प्रत्यय बाद में जुड़ता है। रटने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। इसमें उपसर्ग में सबसे पहले आता है मित्रों उ, और प्रत्यय में सबसे पहले मित्रों जो आएगा वो आ जाएगा पा। क्या आएगा मित्रों, पा। अब मैं इसमें बात कर लेता हूं, ऊपर जो सिरोरेखा है इसको यदि हम यहाँ से हटा देते हैं, इस सिरोरेखा को यहाँ से हटाएंगे तो मित्रों आप लोगों को पता है जब इस सिरोरेखा को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ से सिरोरेखा को हटा देंगे मित्रों तो यहाँ अपना 4 बच जाएगा। यहाँ जो अपना बचेगा वो 4 बच जाएगा। 4 ये आप लोगों को पता है मित्रों, जब यहाँ सिरोरेखा हमने हटाई तो यहाँ 4 बच गया, यहाँ से हटाई तो 3 बच गया। अब मित्रों 3 पहले आता है 4 बाद में आता है
तो इसका मतलब इनकी परिभाषा क्लियर हो गई मित्रों। उपसर्ग हमेशा पहले आते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में आते हैं। ये रटने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है। उपसर्ग हमेशा पहले आते हैं और प्रत्यय मित्रों इसमें बाद में आते हैं। अब मैं आगे आपसे बात कर लेता हूं यहाँ पर। तो मित्रों इसमें ये ध्यान रखेंगे आप, प्रत्यय उपसर्ग कौन सा किस प्रकार से है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। आगे मित्रों मैं आपसे बात कर लेता हूं यहाँ। आगे इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग, व्याकरण शब्दों, व्याकरण शब्दों पुल्लिंग होता है। व्याकरण शब्द मित्रों पुल्लिंग होता है। ये प्रश्न भी कई बार आया है कि व्याकरण शब्द होता है मित्रों स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, दो ऑप्शन मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, व्याकरण जो शब्द है मित्रों अपना, ये हमेशा जो होता है ये कैसा होता है, ये हमेशा मित्रों पुल्लिंग होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से दो तीन प्रश्न बनेंगे मित्रों। व्याकरण शब्द में उपसर्ग बताइए, तो आपको बताना है वी और आ, दो उपसर्ग है इसमें, वी और आ। आपसे पूछेगा व्याकरण शब्द में मूल धातु कौन सी है, तो मित्रों क्री करनी है। व्याकरण शब्द में प्रत्यय पूछेगा तो ल्यूट करना है या अन करना है। लेकिन पूछेगा व्याकरण शब्द होता है, तो मित्रों आप ध्यान रखेंगे व्याकरण जो शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग। आगे मैं आपसे बात करता हूं यहां पर मित्रों, आगे ध्यान रखना है आपको व्याकरण की। अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं, परिभाषा, परिभाषा होती है मित्रों इसकी, जिस पुस्तक में शुद्ध पढ़ने, शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने, शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने, बोलने के नियमों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, तो उसे व्याकरण कहते हैं। दोबारा सुने मित्रों, जिस ग्रंथ में, जिस पुस्तक में, जिस शास्त्र में शुद्ध पढ़ने, शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने के नियमों का उल्लेख मिलता है उसे व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। आगे मित्रों मैं आपसे बात करता हूं, अपना जो हिंदी का व्याकरण है, हिंदी का व्याकरण तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो मित्रों मैं आपसे बात करता हूं, ये जो हिंदी का व्याकरण है इसको हम लोग सामान्यतः तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। इसमें नंबर एक अपना आ जाएगा मित्रों वर्ड विचार, नंबर दूसरा आ जाएगा इसमें शब्द विचार, और नंबर तीसरा जो आएगा इसमें वो आ जाएगा मित्रों वाक्य विचार। तो मित्रों अपना जो हिंदी का व्याकरण होता है उसे हम लोग तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला अपना होता है वर्ड विचार, दूसरा अपना होता है शब्द विचार, और तीसरा जो होता है मित्रों वो होता है वाक्य विचार। अब इसमें सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो बात करते हैं इसमें नंबर एक वर्ड विचार। सबसे पहले मित्रों हम लोगों को इसमें नंबर एक पढ़ना है वर्ड विचार।
या इसी को कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण विचार कह लीजिए मित्रों या वर्ण व्यवस्था कह लीजिए, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। वर्ण विचार या वर्ण व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें मित्रों छोटे छोटे से आपको पॉइंट याद रखने हैं। जैसे मैं आपसे कह देता हूं, एक तो मित्रों ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्दों, पदों, वाक्य, ये मित्रों सभी अलग अलग होते हैं। मित्रों आपको ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण अलग है, ध्वनि अलग है, अक्षर अलग होता है, शब्द अलग होता है, पदों, वाक्य, ये सभी अपना अलग अलग स्थान रखते हैं। और बस इनमें अंतर जो है मित्रों वो छोटा सा अंतर है, छोटा छोटा सा अंतर है सभी में। सबसे पहले मैं मित्रों यहाँ बात कर लेता हूँ आपसे। नंबर एक जो आएगा वो हम पढ़ लेते हैं ध्वनि। नंबर एक है मित्रों ध्वनि। अब सुने ध्वनि किसे कहते हैं मित्रों। बिल्कुल सरल इसकी परिभाषा होगी मित्रों, इसके अंतर्गत ध्यान रखना है आपको। भाषा के उच्चारे खंड या समूह को, भाषा के उच्चारे खंड या समूह को ध्वनि कहते हैं। तो मित्रों ये ध्यान रखना है, भाषा के उच्चारे खंड या समूह को ध्वनि कहा जाता है। आगे मैं इसमें बात कर लेता हूं आपसे, इसकी एक परिभाषा और बन जाती है मित्रों। यहाँ पर ध्वनि का मतलब होता है श्रव्य खंड। भाषा के श्रव्य खंड खंड को ध्वनि कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे मित्रों, भाषा का जो श्रव्य खंड है उसे ध्वनि कहा जाता है। ये ध्वनि तब तक ही है मित्रों जब तक हम इसका उच्चारण कर रहे हैं। अगर इसके उच्चारण को हम लिख देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ध्वनि। आगे हम पढ़ेंगे वर्ड। अगला इसमें आता है नंबर 2 वर्ड। तो मित्रों वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड कहा जाता है ध्वनि के लिखित खंड या समूह को। ध्वनि के लिखित खंड या समूह को वर्ड कहते हैं। इसमें ऐसे भी इसकी परिभाषा बन जाएगी मित्रों, भाषा के दृश्य खंड को वर्ड कहते हैं। ये ध्यान रखना मित्रों, भाषा के उच्चारे खंड को तो हम ध्वनि कहते हैं, लेकिन भाषा के दृश्य खंड को मित्रों हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, वर्ड। श्रव्य खंड को ध्वनि और लिखित खंड को, यहाँ पर ध्यान रखेंगे दृश्य जिसको हम देख सकते हैं वो मित्रों वर्ड होता है, वर्ड। अगला इसमें आता है नंबर 3 और तीसरा इसके अंतर्गत आ जाएगा मित्रों अक्षर। अब मैं बात करता हूं अक्षर किसे कहते हैं। देखो मित्रों अक्षर का मतलब होता है, ये शब्द बनता है आ प्लस क्षर। आ का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब होता है मित्रों खंड। इसका मतलब, इसकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है, ध्वनियों का
ऐसा समूह जिसके सार्थक खंडों नहीं किए जा सकते हैं। मित्रों आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्वनियों का ऐसा ऐसा समूह जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे मित्रों हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं अक्षर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अक्षर के लिए एक सूत्र दिया गया है यहाँ पर। इसका सूत्र जो होता है मित्रों वो होता है न क्षरति इति अक्षरा। ये मित्रों कई बार सूत्र पूछ लिया जाता है इसका। इसकी ये परिभाषा इसी सूत्र के माध्यम से स्पष्ट हो रही है। ना क्षरति इति अक्षरा, इसका मतलब ये हो गया मित्रों, ना का मतलब नहीं, क्षरति का मतलब खंड होता है, इति का मतलब उसे, अक्षरा का मतलब अक्षर कहते हैं। ये ध्यान रखना। इसमें हो गया नाकार तो नहीं हो गया मित्रों, क्षरति का मतलब हो गया खंड, या इसको मैं परिभाषा के रूप में लिखूं, जिस जिस ध्वनि के समूह का क्षरण, जिस ध्वनि के समूह का क्षरण नहीं किया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। उसे अक्षर कहते हैं। या मित्रों मैं ऐसे भी कह सकता हूं यहां पर, ध्वनियों का ऐसा समूह, ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में हो जाता है, उसे अक्षर कहते हैं। हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। से अक्षर कहते हैं। तो मित्रों ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका उच्चारण मानव के श्वास के एक ही आघात में जिसका उच्चारण हो जाता है, उसे अक्षर कहा जाता है। जैसे मैं बात करता हूं इसमें, जैसे इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मित्रों ये वाला है, स्नान। जैसे जल, जैसे पेड़, जैसे फल, ये मित्रों आप ध्यान रखेंगे, ये सभी अक्षर के उदाहरण हैं। अक्षर। अगला इसमें आता है मित्रों, हाँ जी, आगे इसमें बात करेंगे नंबर 4। और नंबर 4 अपना जो आएगा मित्रों वो आ जाएगा शब्द। शब्द। अब देखो मित्रों शब्द किसे कहते हैं वो ध्यान से सुने आप। शब्द का मतलब होता है वर्ण, या इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख ले मित्रों पूरी, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक वर्ड मिलकर, अधिक वर्ड मिलकर वर्ड मिलकर
अपना निश्चित अर्थ देते हैं, अपना निश्चित अर्थ देते हैं, अर्थ देते हैं, तो ये शब्द कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। या मित्रों मैं बात करता हूं यहाँ पर, इसका शॉर्ट में इसकी परिभाषा बन जाएगी, वर्णों के सार्थक मेल या समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे जैसे कमल, जैसे कागज, जैसे कमला, जैसे विवेक आदि। तो ये मित्रों सभी अपने शब्द के अंतर्गत आएंगे। शब्द का मतलब होता है मित्रों दो या दो से अधिक वर्ड जब पास पास आकर मिलते हैं और अपना निश्चित अर्थ देते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। या मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पर वर्णों के सार्थक समूह को मित्रों यहाँ शब्द कहा जाता है, शब्द। आगे बात की जाती है इसमें, अगला जो आता है मित्रों वो आ जाता है अगला नंबर 5, और 5 पे आता है मित्रों पद। अब देखते हैं पद किसे कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्दों को पद कहते हैं, पद कहते हैं। दोबारा सुने मित्रों, वाक्य में प्रयुक्त होने वाला जो प्रत्येक शब्द है वह पद कहलाता है, पद। क्योंकि अगर वो अकेला लिखा जाएगा तो वो शब्द रहेगा, शब्द का प्रयोग जब वाक्य में कर देते हैं तो पद बन जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग जब वाक्य में कर दिया जाता है, वाक्य में कर दिया जाता है, कर दिया जाता है तो वह पद बन जाता है, पद बन जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर लेता हूं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा मित्रों राम आम खाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मित्रों राम जो है ये एक पद है, पद फर्स्ट, ये भी पद है, पद सेकंड, ये भी पद है, पद थर्ड। इसका मतलब ये हो गया ये तीनों मित्रों पद के अंतर्गत आ जाएंगे, पद। ये पद फर्स्ट है, ये पद सेकंड है, ये पद थर्ड है। अगर मैं सीधे सीधे आपसे ये कह देता हूं मित्रों राम शब्द लिख दिया मैंने, तो ये राम जो शब्द है ये शब्द रहेगा, ये पद नहीं रहेगा। लेकिन ये पद मित्रों तभी बनता है जब इसका प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं। तो पद की परिभाषा हो जाएगी मित्रों, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ये ध्यान रखना है मित्रों तुम्हें। आगे इसमें मैं बात कर लेता हूं आपसे, इसके अंतर्गत आगे अपना आएगा वाक्य। मित्रों वाक्य जो कहा जाता है वो सुन लें आप। वाक्य का मतलब होता है पदों या शब्दों
का सार्थक समूह। सार्थक समूह पदों या शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। तो ये ध्यान रखना मित्रों, इसकी दूसरी परिभाषा ये भी बन जाएगी, पदों के व्यवस्थित क्रम को व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। क्रम को वाक्य कहते हैं। ये ध्यान रखना है मित्रों आपको। अगर हम बात करते हैं कि शब्दों या पदों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, तो मित्रों आपको वाक्य कहना है। अब व्यवस्थित क्रम में मैं बात करता हूं, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो इसमें सबसे पहले मित्रों कर्ता आता है। कर्ता, कर्ता के बाद इसमें कर्म आता है, और मित्रों कर्म के बाद इसके अंतर्गत क्रिया प्रयुक्त होती है, क्रिया। तो ये पदों का सही क्रम होता है मित्रों। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि वाक्य रचना में पदों का सही क्रम क्या होता है, तो मित्रों इनके क्रम को आगे पीछे कर देगा और आपको भ्रमित कर देगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं, जैसे उदाहरण में मैंने लिखा यहाँ पर, सीता सीता पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें मित्रों सीता जो शब्द है ये अपना कर्ता हो जाएगा, कर्ता। सीता शब्द इसमें कर्ता हो जाएगा, और मित्रों पुस्तक शब्द इसमें कर्म हो जाएगा, और पढ़ती है इसमें मित्रों क्रिया हो जाएगी, क्रिया। ये ध्यान रखना है, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये पदों का सही क्रम होता है। तो ये मित्रों कई बार इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले कर्ता आता है, कर्म आता है कि क्रिया आती है। प्रश्न ऐसे आएगा, वाक्य के अंत में आने वाला शब्दांश क्या कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना, वाक्य के अंत में आने वाला जो शब्दांश है मित्रों वो अपना क्रिया होती है, क्रिया। वाक्य के मध्य में आने वाला शब्दांश मित्रों कर्म कहलाता है, और वाक्य के प्रारंभ में आने वाला जो शब्दांश होता है वो अपना कर्ता कहलाता है मित्रों, कर्ता। आगे मैं बात कर लेता हूं इसमें। उसके बाद हम पढ़ते हैं मित्रों इसमें वर्णमाला। वर्णमाला अभी हमने सीखा, देखो मित्रों इसके अंतर्गत हमने सीखा था, ये वाली मैंने अभी आपको बताया था। इसमें ध्वनि क्या होता है, ध्वनि वर्ण, अक्षर, शब्दों, पदों, वाक्य। इन चारों पांचों शब्दों को मित्रों हमने विस्तार से समझा। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, और लास्ट में मैंने वाक्य भी आपको बताया था। अब मित्रों मैं इसमें बात कर लेता हूं आपसे, ये सारी बातें जो आती हैं ये आती हैं वर्णमाला के अंतर्गत। अब मित्रों यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। अब बात करते हैं कि सर वर्णमाला किसे कहते हैं। सरल है इसकी परिभाषा मित्रों, वर्ण प्लस माला। माला का मतलब तो मोतियों का समूह होता है, लेकिन यहाँ पर इस मोतियों के समूह से पहले उसने वर्ण रख दिया, तो मित्रों वर्णों का समूह ही तो वर्णमाला कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा जो बनेगी वो इस प्रकार बनेगी मित्रों, वर्णों के समुदाय या मित्रों समूह या मित्रों निश्चित क्रम, निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। आगे मैं आपसे बात करता हूं मित्रों, यहाँ पर अपना जो हिंदी में वर्णमाला है, यहां से प्रश्न आता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या मित्रों पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 44, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है मित्रों यहाँ 48, दूसरा कह रहा है वामन,
तीसरा इसमें आपसे कह रहा है मित्रों 48, चौथे ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है 37 और पांचवें ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है मित्रों 63 या 64। अब आपसे कह रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए। अभी मित्रों मैंने वर्णमाला की आपको परिभाषा बताई थी। हिंदी वर्णमाला की परिभाषा होती है वर्णों के समुदाय को, वर्णों के परिवार को, वर्णों के समूह को, वर्णों के निश्चित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर मित्रों इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो इसमें समझ लेते हैं। कब तो हमें मित्रों 44 करनी है, कब 52 करनी है, कब 48 करनी है, कब 37 करनी है और कब हमें 63-64 करनी है। तो मित्रों अगर प्रश्न सीधे सीधे ऐसे आ रहा है, अगर प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला में वर्ड, तो मित्रों आप लोगों को 44 करने हैं, 44। प्रश्न सीधे सीधे आ रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्ड, तो आप लोगों को इसमें 44 कर देने हैं मित्रों। कितने करने हैं? 44। यहां से प्रश्न कई बार सीधे सीधे आ चुका है मित्रों। आगे मैं आपसे बात करता हूं, यदि विकल्प में 44 नहीं होता है, यदि विकल्प में 44 नहीं मिलता है, तो 52 सही माना जाएगा, सही माना जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना मित्रों। यदि विकल्प में 44 भी है, विकल्प में 52 भी है और आपसे पूछ लिया उसने हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने हैं, तो मित्रों आपको 44 करना है। यदि 44 विकल्प में नहीं है तो परिस्थिति में 52 करनी पड़ेगी। आगे मैं बात करता हूं मित्रों, यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड, या मित्रों देवनागरी लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ड, तो आप लोगों को मित्रों इस स्थिति में 52 करना है, 52। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए। हिंदी वर्णमाला में सीधे सीधे प्रश्न आता है वर्ड बताइए, तो मित्रों आप लोगों को 44 करना है। यदि विकल्प में 44 नहीं मिलता है तो परिस्थिति में 52 कर देंगे। लेकिन मित्रों प्रश्न ऐसे आ रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल शब्द यदि मिलता है तो आप लोगों को चाहे विकल्प में 44 है चाहे नहीं है, आपको 52 करने हैं। अगला प्रश्न यहां से बनता है मित्रों, अगला प्रश्न आ जाएगा संयुक्त वर्णों सहित वर्णों की संख्या। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को मित्रों 48 करने, 48, क्योंकि 44 तो सामान्य रूप से थे और 4 इसमें मित्रों हमने संयुक्त जोड़ दिए। तो संयुक्त वर्णों सहित वर्णों की संख्या यदि पूछता है तो आपको 48 निकालना है। लेकिन यहां से मित्रों एक प्रश्न और बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहां से, और ये प्रश्न इस प्रकार से बनता है मित्रों। प्रश्न आएगा संयुक्त वर्णों सहित व्यंजन वर्णों की संख्या। व्यंजन वर्णों की संख्या, तो इस स्थिति में मित्रों आप लोगों को यहाँ जो करना है वो 37 करना है, 37।
यहाँ तो पूछ रहा है मित्रों वो वर्णों की संख्या, और यहाँ जो पूछेगा मित्रों वो आपसे पूछेगा व्यंजन वर्णों की संख्या, दोनों में अंतर है। यहाँ पे आपको करना है मित्रों कितना, 37, और 37 का मतलब है मित्रों 33 प्लस 4, 33 और 4 मित्रों जो हो जाते हैं वो 37 हो जाते हैं, 37। तो सीधे सीधे प्रश्न आएगा हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं मित्रों 44 करना है। यदि विकल्प में 44 नहीं मिलता है तो परिस्थिति में वामन करना है। प्रश्न आता है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो मित्रों आप लोगों को वामन करना है। अगर प्रश्न ऐसे आता है संयुक्त वर्णों सहित वर्ण कितने, तो आपको 48 करना है। संयुक्त वर्णों सहित व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो मित्रों आपको 37 करना है। अगर प्रश्न ऐसे आ रहा है, यहां से प्रश्न ऐसे आता है मित्रों, प्रश्न आ जाता है देवनाग पाणिनि के अनुसार, प्रश्न आता है पाणिनि महोदय के अनुसार, महोदय के अनुसार वर्णों, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको 63 या 64 करना है। या तो विकल्प में 63 मिलेगा या 64 मिलेगा या दोनों एक साथ मिलेंगे मित्रों। लेकिन एक प्रश्न और आता है मित्रों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है बाल पोथी के अनुसार वर्ण कितने होते हैं, बाल पोथी के अनुसार वर्ण कितने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रों आप लोगों को 49 करना है, 49। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं मित्रों, हिंदी वर्णमाला में वर्ण पूछेगा तो आप लोगों को 44 करना है, कुल वर्ण पूछता है तो 52 करना है, पाणिनि के अनुसार पूछता है तो मित्रों आप लोगों को इसमें 63 64 करना है, बाल पोथी के अनुसार पूछता है तो मित्रों आप लोगों को इसमें बाल पोथी के अनुसार इसमें 49 करने हैं। लेकिन संयुक्त वर्णों सहित वर्ण पूछेगा 48, संयुक्त वर्णों सहित व्यंजन वर्ण पूछेगा तो मित्रों आपको 37 करने हैं। तो आज के लिए इतना काफी मित्रों, बात करते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।